इंडियन इकोनॉमी डिस्कशन कर रहे थे हम नितिन सिंघानिया की बुक से। पहला चैप्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम से रिलेटेड। नेशनल इनकम में क्या है कि देखा जाए तो क्या क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। तो नेशनल इनकम, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, इंपॉर्टेंट जो कुछ कंसेप्ट है नेशनल इनकम से रिलेटेड, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और क्या मेथड से जो है कंप्यूट किया जाता है, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। नेशनल इनकम क्या है, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो नेशनल इनकम क्या होता है कि एग्रीगेट ऑफ द फैक्टर इनकम, एग्रीगेट ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ए अकाउंटिंग ईयर। अब ये फैक्टर इनकम क्या है? पहली बात, जो जितने भी फैक्टर इनकम हैं उसको हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा नेशनल इनकम। ये फैक्टर इनकम कहाँ से जनरेट होता है? तो फैक्टर इनकम जनरेट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। मतलब प्रोडक्शन में जो चीज़ें यूज होती हैं उनके द्वारा जो है इनकम जनरेट किया जाता है, उस इनकम को हम अगर एग्रीगेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो ओवरऑल जो है वो हमारा जो है जो जोड़ के का जो रिजल्ट आने वाला है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। तो फैक्टर इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो सर जो इसको बोला जाए कि इट इज़ सम टोटल ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम जो है, तो उसमें जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जैसे कि लेबर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमारी लगती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल हमारा लगता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेबर लगता है, तो ये लेबर से हमको क्या मिलता है? लेबर को वेज मिलता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर है, उससे क्या जनरेट हुआ? इनकम हमारा वेजेस। तो वेज को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, पहला वेज को जोड़ा गया। उसके बाद कैपिटल, फिर लैंड, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल, लैंड, इंटरप्रेन्योरशिप, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हो रहा है किस किस फॉर्म में? लेबर से हमारा जनरेट हुआ वेजेस, कैपिटल से जनरेट हुआ सैलरी, लैंड से हमारा जनरेट होता है रेंट, और इंटरप्रेन्योरशिप से जनरेट होता है इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो हमारा जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो है, जिसमें फैक्टर प्रोडक्शन क्या है कि लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, इंटरप्रेन्योरशिप है, इन सब चीज़ें से जो है फैक्टर ऑफ इनकम जनरेट होता है, जो वेजेस के रूप में, सैलरीज के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में जनरेट होता है। तो ओवरऑल जो है वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को हम अगर ऐड करते हैं तो इसका जो समेसन होगा, इसका जो एग्रीगेशन होगा, वो हमारा नेशनल इनकम काउंट होता है। एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दिया हुआ है कि a measurement of the value of aggregate amount of goods and service produced by a economy in a year is called gross domestic product। मतलब जो है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ जो गुड्स और सर्विस एक इकोनॉमी में जब प्रोड्यूस किया जाता है उसकी वैल्यू को जो है, मॉनेटरी वैल्यू खास करके यहाँ पर क्या है कि मॉनेटरी वैल्यू, पैसे में अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो मॉनेटरी वैल्यू होती है उस देश की जीडीपी। इस तरीके से जीडीपी को बोला जा सकता है कि सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी। तो जितने भी फर्म्स है उनका जो है जितना भी ग्रॉस वैल्यू ऐड किया गया है उसके जो है समेसन को, उसके जोड़ को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीएवी जो आया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसको हम जो है नेक्स्ट में अभी देखते हैं। तो दूसरे शब्द में ये बोला जा सकता है कि नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसेस विद इन इट्स डोमेस्टिक बाउंड्री। मतलब यहाँ पर जो है ये डोमेस्टिक बाउंड्री जो है, जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है, ये जो वर्ड आया ये इंडिकेट करता है जीडीपी को कि एक ये तरीके से जो है ये जियोग्राफिकल डेफिनेशन है, जियोग्राफिकल इकोनॉमिक डेफिनेशन है जीडीपी का। इसमें जो है विद इन बाउंड्री ऑफ इंडियन, अगर इंडिया की बात की जाए तो विद इन इंडियन बाउंड्री जो है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई उससे फाइनल जो है गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ, फाइनल का मतलब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो रॉ मटेरियल गुड्स जो है वो माइनस कर देना है। केवल जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसको हमको जो है जोड़ना है, जो भी गुड्स और सर्विस से एसोसिएटेड है। तो जो फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया गया विद इन हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री में, या अगर आउटसाइड बाउंड्री में भी अगर हो रहा है तो जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, तो आउटसाइड बाउंड्री बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग पीरियड। और देश के बाहर अगर हमारे देश का कोई रेसिडेंट है, देश के बाहर अगर काम करके इंडिया में जो है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको भी ऐड किया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में, 1 साल के भीतर, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इसको मेजर करने के अलग अलग जो है तरीके हैं, अलग अलग जो चीज़ें दी गई हैं, टर्म्स जो है, तो इस टर्म्स को हम डिफाइन अगर करेंगे तो पहला हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसको हमने जैसे बताया कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इन इकोनॉमी। और उसका जो अलग अलग वेरिएंट आता है जैसे कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें जो है आप समझेंगे। पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम क्या हुआ कि जो भी फैक्टर इनकम्स हैं उनको हम जोड़ते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है वो देश की जीडीपी होती है, नेशनल इनकम होता है। तो नेशनल इनकम जो है एग्रीगेट्स आर आइदर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द फैक्टर कॉस्ट
और या तो मार्केट प्राइस। तो क्या होता है कि नेशनल इनकम जो है दो चीज़ें हैं, या तो उसको तो है फैक्टर कॉस्ट, मतलब एक तो फैक्ट्री बेसिस पे जो है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका जो कॉस्ट लगा हुआ है तो उसके आधार पे या तो उसको एस्टिमेट किया जाएगा, या तो जो फाइनल वैल्यू जो गुड्स और सर्विस की जो है मार्केट वैल्यू है तो उसको ऐड करेंगे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है हमको नेशनल इनकम मिलेगा। मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, या दूसरा तरीका जो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। दोनों डिफरेंस है, लेकिन जो है तरीका एक ही चीज़ है, तरीका एक ही है कि हमको जो है एग्रीगेट वैल्यू निकालना है गुड्स और सर्विस का, फाइनल गुड्स और सर्विस का। लेकिन एक जो है फैक्टर कॉस्ट के आधार पर निकलेगा और दूसरा जो है मार्केट के प्राइस के आधार पर निकलेगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ क्या बताता है, जैसे कि जनरली हेडलाइंस वगैरह हम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो इसमें बताता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो है जीडीपी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो बताता है। तो इससे हमको पता चलता है कि इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अगर मान लीजिए किसी इकोनॉमी को 8% इस साल हमारा ग्रोथ हुआ है, किसी साल 9% हुआ है और किसी साल 6% हुआ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है 9% वाला जो है वो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो जितना भी फाइनल वैल्यू जो है एग्रीगेट वैल्यू जो है गुड्स और सर्विस का हमको मिला है उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं उस देश के, तो क्या हमको मिलता है जीडीपी पर कैपिटा। तो ये जीडीपी पर कैपिटा जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट करता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्रीज। जीडीपी पर कैपिटा से हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दूसरे देशों के साथ कंपेरिजन करते हैं। एग्जांपल के लिए देखा जाए कि इंडिया अभी मान लीजिए सपोज दैट 5वां या 6वें रैंक का जीडीपी जो है हमारी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो हम बहुत ही पीछे हैं। आज हमने इंग्लैंड को जो है पीछे छोड़ दिया है जीडीपी के मामले में। इवन अप टू बहुत सारे जो है स्विट्जरलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जीडीपी के मामले में हमसे पीछे हैं। लेकिन जब हम पर कैपिटा की बात करते हैं तो हो सकता है कि हम आने वाले 20, 25, 30, 50 सालों तक भी जो है इंग्लैंड चाहे स्विट्जरलैंड चाहे ऐसे बहुत सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको हम कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीडीपी है हमारे पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में जो है उन लोगों से बहुत कम है। तो एक्चुअल में जो है इकोनॉमिक लेवल जो डेवलपमेंट होता है उसका जो एक्चुअल बेंचमार्क जो है कंपैरिजन का वो जीडीपी पर कैपिटा होता है। हिस्ट्री देखा जाए अगर, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हिस्टोरिकली क्या क्या प्रयास किए गए हैं, मतलब सेवरल अटेम्प्ट्स किए गए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें जो है ब्रिटिश पीरियड से लेकर के अभी आधुनिक जो है मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, इसके अंतर्गत जो है सेवरल इकोनॉमिस्ट जो है नेशनल इनकम को अपने अपने स्तर पे कैलकुलेट किए। इसमें प्रोमिनेंट नेम है दादा भाई नौरोजी का, विलियम डिग्बी, VKRV राव और RC देसाई। फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया गया था आज़ादी से पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 1868 में उन्होंने जो है एनुअल पर कैपिटा इनकम जो है उनके अकॉर्डिंगली जो है 20 रुपये कैलकुलेट किया था। वो भी क्या है एनुअल, मतलब साल का जो है प्रति व्यक्ति इनकम जो है उन्होंने 20 रुपये कैलकुलेट किया था। फर्स्ट जो है साइंटिफिकली जो है मेथड जो है अडॉप्ट किया गया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1931-32 में किया गया था। और ये जब उन्होंने कैलकुलेट किया था तो उन्होंने इंडिया को जो है डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, जो इंडियन इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था जब उन्होंने साइंटिफिकली कैलकुलेट किया था। पहला था उसमें प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंतर्गत उन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, हंटिंग ऐसे जो है सेक्टर्स को इंक्लूड किया था किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड था इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विस और बिजनेस। इसके आधार पे जो है डॉक्टर VKRV राव के द्वारा जो है पर कैपिटा नेशनल इनकम जो है 62 रखा गया था। उसके बाद जो है फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है PC महलनोबिस, मतलब नेशनल इनकम कमेटी के हेड थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। और इनके अलावा जो है डॉक्टर DR गडगिल और VKRV राव भी इसके मेंबर थे। तो इंडिया का जो है ऑफिशियल एस्टिमेट जो है नेशनल इनकम इनके PC महलनोबिस के चेयरमैनशिप में अटेम्प्ट किया गया था। इसके अंतर्गत जो है इस रिपोर्ट, इन्होंने जो रिपोर्ट प्रेस किया था 1951 में, और इसके आधार पर जो है इंडिया की नेशनल इनकम 1948-49 के अकॉर्डिंगली जो है 8,710 करोड़ थी, 8710 करोड़ थी। और पर कैपिटा इनकम उस समय था 225। नेशनल इनकम इंडिया कितना था 8,710 करोड़ 1948-49 में, और पर कैपिटा इनकम था 225 रुपये। फिर जो है इसके बाद जो है एस्टिमेट जीडीपी का जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया परमानेंटली जो है एक इंस्टीट्यूशन को, वो है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो है फुल्ली डेवलप्ड जो है एक इसका जो है नेशनल इनकम डिवीजन है इसके अंतर्गत। उसको जो है नेशनल लेवल के जो है जीडीपी वगैरह जो कैलकुलेट करने के लिए चाहे अदर डाटा वगैरह जो है की जिम्मेदारी इसको दी गई। और 1955 से जो है नेशनल इनकम जो एस्टिमेट करने का जो है
कंपाइल करना बेस्ड ऑन द नेशनल सैंपल सर्वे जो होता है, लेवल सर्वे होता है, वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डाटा के हिसाब से जो है CSO जो है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, उसको कंपाइल करता है, रिलीज करता है। बाद में जो है 2019 में जो है ये दोनों संस्था को, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये दोनों को मर्ज करके जो है एक जो है इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 2019 में ये दोनों को मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया गया और ये कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। अब एक तरीके से जो है NSO जो है हमारी सबसे जो है नोडल एजेंसी है, हमारे जो भी मेजर डाटा जो है खास करके GDP, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत कार्य करती है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है विच वाज फॉर्म्ड इन 2005 में इसको फॉर्म किया गया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द रंगराजन कमीशन। अब जो है नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करने के लिए जो NSO के द्वारा जो है इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला उसमें है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्सरी सेक्टर। इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, GDP को कैलकुलेट करने के लिए जो है सेपरेटली 3 सेक्टर बनाए गए हैं। पहला जो है इसमें प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसको एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत जो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब सेक्टर्स आते हैं। मतलब प्राइमरी सेक्टर का मतलब जो है इसमें मिनरल्स एक्सट्रैक्शन वगैरह जो है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री जो है ये प्राइमरी सेक्टर के पार्ट होते हैं। किस में? हमारा GDP के कैलकुलेशन में। GDP के कैलकुलेशन में जो है हम इसको करते हैं। माइंडेड जब हमने पहला जो इसका जो है हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने प्राइमरी सेक्टर जो है हमने जो कैलकुलेट किया था, सेकेंडरी सेक्टर और अदर जो सेक्टर, उसमें माइनिंग को हमने प्राइमरी सेक्टर में रखा था। लेकिन GDP के कैलकुलेशन में जब इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो माइनिंग और क्यूरिंग वगैरह जो है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, इंडस्ट्री का पार्ट हो जाते हैं। तो माइनिंग एंड क्यूरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटीज और कंस्ट्रक्शन, ये किसके पार्ट हैं? इंडस्ट्री के पार्ट हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, जिसके अंदर माइनिंग, क्यूरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो शामिल है। टर्सरी सेक्टर का मतलब ये हुआ सर्विस सेक्टर। इसके अंतर्गत जो है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विस, ये सब चीज़ें शामिल हैं। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, बैंकिंग सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सर्विसेज, और जो भी IT हुआ, चाहे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो भी इस टाइप की हाई प्रोफाइल सर्विसेज दी जाती हैं, वो हमारा जो है टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। इस डाटा के माध्यम से देखिए कि 1951 में जो है हमारी जो GDP थी, जो कि अगर 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड बेस है, वहाँ से जो है हमारी GDP का कंट्रीब्यूशन 55% होता था। 1951 में जो है 55% होता था हमारा प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 15% हुआ करता था। टर्सरी सेक्टर जो है 30% हुआ करता था 1950 में। फिर 2022 से इस फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट पे आते हैं कि किस तरीके से जो है इकोनॉमी का जो सिनेरियो जो है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी का चेंज होता जा रहा है। अब जो है जहाँ 55% हमारा होता था 50 में, वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो केवल 18.42% तक रह गया है। 55% से 18.42% होता गया है, और जहाँ की 2023-24 में और ये श्रिंक होकर के 17.7% आ गया है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर जो 15% था वो 28.25% चला गया, और अभी जो है 27.6% चला गया। टर्सरी सेक्टर जो है वो 30% अपनी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करता था 1950-51 में, अब जाके 2023-24 में जो है 54.7 और आसपास जो है 55% के आसपास है। तो किस तरीके से जो है हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है इन 70 सालों में चेंज हुआ, 75 ईयर्स में चेंज हुआ है। प्राइमरी सेक्टर जो लीडिंग कंट्रीब्यूटर था हमारे GDP के कंट्रीब्यूशन में, वो जो है अब श्रिंक होकर के 1/3 से भी कम हो गया है। अपने कंट्रीब्यूशन का भी 15% के आसपास चल रहा है। टर्सरी सेक्टर जो है वो 30% से लेकर के 55% चला गया है। यही बोलते हैं कि जिस तरीके से जो है हमारा इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है और एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमी का, मतलब हमारी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स जो हुआ करता था एक समय प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था, अभी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है कौन सी? टर्सरी सेक्टर। तो इंजन ऑफ ग्रोथ कहाँ पे है हमारा? टर्सरी सेक्टर में है। इम्पॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट्स है नेशनल इनकम जो हम पढ़ रहे हैं, GDP जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको जानना चाहिए, तभी जाके हमारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो इसमें पहला है डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटोरी, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो इसके अंतर्गत जो डोमेस्टिक वर्ड है वो जियोग्राफिकल एक वर्ड हो जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या डेफिनेशन में है, तो वैसा एरिया, वैसा जियोग्राफिकल टेरिटोरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसके अंतर्गत जो है वो प्रशासनिक के अंतर्गत आता है। जैसे कि जिसके अंतर्गत जो है पर्सन का, गुड्स का, कैपिटल का जो है वो फ्रीली जो है सर्कुलेशन हो सकता है, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, आदान प्रदान हो सकता है। अगर इस चीज़ को हम समझें अगर, तो जो फॉरेन एम्बेसी है इंडिया में, जैसे कि यूएसए की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, इंग्लैंड की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है, तो क्या वो इंडिया के डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटोरी का पार्ट है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो है विद इन इंडिया जो है वो फॉरेन टेरिटोरी के पार्ट हो जाते हैं। तो वो जो है इंडिया नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटोरी। वहीं अगर इंडिया की कोई एम्बेसी यूएसए में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, कहीं भी है, तो वो जो इंडिया की जो एम्बेसी होती है वो वहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इंडिया के डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटोरी का पार्ट हो जाता है। तो इसको और प्रिसाइसली जो है हम अगर समझें तो डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंतर्गत जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कंसुलेट क्या होता है कि ये भी एक एम्बेसी का ही टाइप का होता है। एम्बेसी एक मेन ऑफिस होता है, अगर सेकेंडरी और थर्ड कोई ऑफिस अगर कोई एक देश दूसरे देश में बनाता है तो हम उसको कंसुलेट बोलते हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कंसुलेट, एम्बेसी, ये अगर किसी फॉरेन कंट्रीज़ में लोकेटेड है तो भी वो हमारे जो है डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटोरी का पार्ट हो जाता है। फिर जो है फिशिंग वेसल्स, जैसे इंडिया का कोई फिशिंग वेसल्स है, तमिलनाडु का, अगर वो फिशिंग वेसल्स जो है किसी कारण से जो है इंटरनेशनल टेरिटोरी होते हुए श्रीलंकन की टेरिटोरी में भी चला जाता है तो भी जो है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटोरी का ही पार्ट होगा। तो फिशिंग वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ये जो है एयरक्राफ्ट का भी यहाँ पे एग्जांपल इसलिए है कि मान लीजिए कोई इंडियन एयरलाइंस है, दिल्ली से ऑपरेट हुआ, वो चला गया स्वीडन, लेकिन क्या है कि किसका वो प्रॉपर्टी होगी और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होगा, तो वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटोरी का पार्ट हो जाता है। तो ऐसी जो है फिशिंग वेसल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉल अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, बजाय वो किसी भी देश में जाकर के वो अभी ऑपरेट कर रही होगी, लेकिन उसका गवर्निंग बॉडी जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होगा वो इंडियन गवर्नमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है एयर इंडिया के द्वारा जो जनरेट किया जाता है उसको हम जो है इंडिया की जीडीपी में काउंट करते हैं। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, जैसे एयर इंडिया का जो है कोई फ्लाइट दिल्ली से यूएसए हुआ, चाहे दिल्ली से यूएई के लिए जो है वो अगर जो जाता है तो इससे जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, प्रॉफिट या लॉस, वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। अगर यूरोपियन यूनियन चाहे यूएई का जो है कोई एयरलाइंस जो है वो इंडिया के मुंबई में लैंडिंग करता है, या यूएई का जो भी कोई फ्लाइट है उसका जो है अगर मूवमेंट होता है किसी दूसरे देशों में, तो वो यूएई के जीडीपी का पार्ट होगा। तो ये हुआ डोमेस्टिक टेरिटोरी से रिलेटेड हमारा जो क्लियर कट जो है डेफिनेशन, जिसको हम समझ सकते हैं, चाहे कंसेप्चुअल समझ सकते हैं। फिर जब हम जीडीपी की बात करते हैं, चाहे देश के इनकम की बात करते हैं, तो एक वर्ड आता है कि मार्केट प्राइस, इन द सेंस कि जैसे हमने अपने देश में कुछ भी प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन एक होता है कि फैक्ट्री से निकलता है, दूसरा जो है फैक्ट्री से निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें से होते हुए, बहुत सारे हैंड से होते हुए, बहुत सारे मीडिएटर से होते हुए और बहुत सारे टैक्सेस को देते हुए जो है वो जो है फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो इसको जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है पहला है हमारा मार्केट प्राइस, मतलब हमारा अगर नेशनल इनकम मार्केट प्राइसेस पे है, नेशनल इनकम जो है हमारा जीडीपी जो है वो मार्केट प्राइस पे है, तो ये क्या चीज़ है? तो मार्केट प्राइस जो ये होता है कि जिसको कंज्यूमर पे करता है, कोई भी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूमर खरीदता है तो जो प्राइस को वो पे करता है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। वाइल परचेसिंग इट फ्रॉम द सेलर, मतलब सेलर से जो खरीदता है और उस समय जो पेमेंट करता है वो मार्केट प्राइस हुआ। इट इज़ द प्राइस एट विच द यूनिट्स आर सोल्ड इन द इकोनॉमी टेकिंग इनटू इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, इन द सेंस कि कोई भी प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री से निकलने के बाद जो है उसमें टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडी जो है वो एडजस्ट होने के बाद फाइनल कंज्यूमर के पास जो पहुंचती है और उसका जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं? तो ये ऐसा जो है फैक्टर कॉस्ट रिफर किया जा सकता है कि जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर का प्रोडक्शन मतलब किसी वस्तु के प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स लगे हुए हैं, जिसमें क्या है कि लैंड है, लेबर है, इंटरप्रेन्योरशिप है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, तो जो ये फैक्टर जो इसके प्रोडक्शन में यूज किए गए हैं, तो उस फैक्टर का जो कॉस्ट निकाला जाता है, उस कॉस्ट को जो है हम जब जीडीपी में करते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्शन में जो हमारा कॉस्ट निकला है उसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट बाय द फर्म व्हेन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल के लिए दिया जाए अगर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड पेइंग द सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब फैक्टर क्या है, एक तो मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है तो उसको हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, फिर जो है कोई मशीन है, मशीन का कॉस्ट हुआ, रेंटिंग मशीन हुआ, फिर कैपिटल को गेन कर हम प्राप्त करते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर लैंड का कुछ खर्चा है, फिर प्रॉफिट का मार्जिन वगैरह लेकर के इंटरप्रेटर जो है उस वस्तु का जो है जो कॉस्ट जो डिसाइड करता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत जो है क्या नहीं आता है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी,
वो जो है जीएसटी जिसको बोला जाए, तो वो गवर्नमेंट के जो है वो पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट को। जैसे कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ तो गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है। ये जो टैक्स है वो प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होता है, प्रोडक्शन से लिंकअप नहीं होता है। तो इसलिए जो है डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं होने की वजह से जो है हमारा जो है फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी अगर देती है तो सब्सिडी जो रिसीव किया जाता है किसी फैक्ट्री के द्वारा, तो उसको जो है हम इसमें ऐड करते हैं फैक्टर ऑफ कॉस्ट में। तो जो फैक्ट्री दीज आर डायरेक्ट इनपुट्स इनटू द प्रोडक्शन। इन द सेंस, मान लीजिए हमारा कोई कार बनाने की कोई कंपनी है और गवर्नमेंट ने स्टील पे सब्सिडी दी है, तो इस कार वाली बनाने वाली कंपनी को स्टील जो है वो सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि स्टील में सब्सिडी मिली हुई है। तो फैक्टर जो कॉस्ट हो जाता है वो कार बनाने की कंपनी का वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फैक्टर कॉस्ट में जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसको हम ऐड करते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो माइनस किया जाता है उसको यहाँ पर बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या किया जाता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी के रूप में है और उसमें से माइनस कर दिया जाता है सब्सिडी को। तो सब्सिडी को माइनस करने के बाद जो है जीएसटी के अंतर्गत जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बनता है। उसको जो है मार्केट के प्राइस से माइनस करने के बाद हमको जो है फैक्टर कॉस्ट मिलता है। तो किसी वस्तु का फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ? मार्केट प्राइस पे जो है जो हमको वस्तु मिल रही है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फार्मूला है? हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से सब्सिडी को माइनस करेंगे तो हमारा जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है। सब्सिडी को हम क्यों जो है फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं? क्योंकि जो है फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड करने की वजह से, जैसे कि कोई एक फाइनल मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा किसी रॉ मटेरियल पे सब्सिडी मिल रही है, तो उसका फैक्टर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए इसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर कंसेप्ट आता है डिप्रिसिएशन ऑन और कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमारा क्या होता है? मशीनरी वगैरह जो है वो हमारी फिक्स कैपिटल है, ठीक है, जो हमारे को प्रोडक्शन में काम आती है। इवन अप टू जो है हमारा एसेट्स वगैरह भी जो होती है वो भी हमारा जो है वो एक तरीके से फिक्स्ड कैपिटल होता है। अब जो है डे टू डे जो है हम उसको यूज़ करते हैं, तो हर साल उसका कुछ ना कुछ जो है वैल्यू जो है वो डाउन होता है थ्रू द वर्ड ऑफ डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन को यहाँ पर कैसे समझेंगे? इट रिफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट है, सपोज दैट हमने 10 लाख का कार खरीदा, नेक्स्ट ईयर जो है वो कार का वैल्यू जो है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वियर एंड टीयर होता है वहाँ पे। तो वियर और टीयर की वजह से, आउटडेटेड चीज़ हो जाने की वजह से जो लॉस ऑफ द वैल्यू होता है, वैल्यू के में जो है हमारा लॉस होता है, रिडक्शन होता है, उसको जो है, और उसका कारण होता है वियर और टीयर। तो उसके चलते जो है हमको जो रिडक्शन करते हैं हम, जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें से जो हम जो डे टू डे जो है यूज होने की वजह से, वियर टीयर होने की वजह से जो है हमको जो रिडक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं कि जैसे कि जीडीपी हमने कैलकुलेट किया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से जब डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब हमको मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चाहे नेट की बात आती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहे नेशनल प्रोडक्ट की बात, जब नेट की बात आती है तो हम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब हमको जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। नेट वाली बात जो है वो डिप्रिसिएशन करने के बाद ही मिलती है। तो जब हम देश का जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम अपने जो है फिक्स एसेट्स वगैरह जो होते हैं, फिक्स कैपिटल होते हैं, उसमें से जो है डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं। और डिप्रेसिएशन क्या है? जो फिक्स मशीनरी वगैरह है उसका वियर और टीयर, चाहे एक्सीडेंटल डैमेज और चाहे वो आउटडेटेड कोई चीज़ हो गई, तो उसके वैल्यू को हम माइनस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड। फैक्टर इनकम क्या होता है? हमने क्या समझा कि जो फैक्टर, जो भी व्यक्ति विशेष जो है वो किसी प्रोडक्शन में अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक तरीके से जो है लेबर हुआ हमारा, वो एक फैक्टर इनकम का पार्ट हो गया। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की बात की जाए तो इंडिया से कोई ना कोई जो है व्यक्ति अगर अमेरिका में जाके काम कर रहा है और वहाँ से पैसा इंडिया में भेजता है, ठीक है, और अमेरिका का व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया से पैसा अमेरिका में भेजता है। दो चीज़ें हुई, एक पैसा जो है इंडियंस कोई विदेश में काम करके इंडिया में भेज रहा है, और कोई विदेशी आदमी इंडिया में काम करके फिर अपने देश में वापस भेज रहा है। तो ये दोनों के डिफरेंसेस को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द एब्रॉड। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम, जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होता है, वो नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया हु आर टेम्पररी रेजिडेंट एब्रॉड, मतलब हमारा कोई व्यक्ति एनआरआई के रूप में दूसरे देश में जाकर के कार्य करता है और वहाँ से जो पैसा भेजता है वो हुआ। और फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट टेम्पररी रेसिडिंग इंडिया, और इंडिया में
जो है कोई बाहर देश का व्यक्ति जो है वो अर्न करता है और वो पैसा भेजता है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो फैक्टरी इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फैक्टरी इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ दो वर्ड है। यहाँ एक है फैक्टरी इनकम फ्रॉम, मतलब विदेशों से इंडिया में जो पैसा आता है भारतीयों के द्वारा, और विदेशों में जो पैसा जाता है विदेशियों के द्वारा इंडिया में कमाया जाता है। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। अब यही चीज़ जब हम एनडीपी इन द सेंस जीडीपी में जब हमने डिप्रेसिएशन को माइनस किया तो हमको नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिला। अब इस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी मिलेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा कब? जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड को जोड़ दिया जाए तो हमको एनएनपी मिलेगा। थोड़ा सा जो है वर्ड्स जो है कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको जो है कंठस्थ हो जाएगा, रिपीटेड सुनने से ही आपको याद भी हो जाएगा। तो नेट फैक्टरी इनकम जब हम एनडीपी में जोड़ते हैं तो हमको एनएनपी मिलता है जीएनपी के रूप में, जीएनपी भी बोल सकते हैं, या तो हम जीडीपी बोला जाए। जीडीपी में अगर जो है हम नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम द अब्रॉड को अगर जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलेगा? जीएनपी मिल जाएगा। जीएनपी मिल जाएगा हमको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर बात है ट्रांसफ़र पेमेंट्स की। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो पेमेंट होता है जो यूनिलेटरल पेमेंट टाइप का सिस्टम होता है, जिसके जैसे हम कोई गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन किए बिना जो है हमको जो है मतलब वैसे ही ट्रांसफ़र कोई कर दिया व्यक्ति विशेष, गिफ्ट के रूप में, डोनेशन के रूप में, ओल्ड एज चाहे डिसेबिलिटी के पेंशन के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, चाहे इस टाइप की कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट के द्वारा चाहे कहीं से भी हमको मिलता है, जिसका जो है यूनिलेटरल पेमेंट होता है। इन द सेंस हम उसके अगेंस्ट में कुछ काम नहीं किए। जैसे पेंशन, हमने 60 साल तक नौकरी की, हमको सैलरी मिला है, 60 साल के बाद रिटायर हो जाने के बाद हमको जो है पेंशन मिल रहा है, वो एक तरीके का क्या हुआ? डोनेशन, गिफ्ट्स, हम इस टाइप की जो चीज़ें हो गई, नॉन लाइबिलिटी वाली चीज़ें हो गई, यूनिलेटरल पेमेंट हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट का जो है मैटर ये है कि इसको जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफ़र पेमेंट को नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाता है, लेकिन जो ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं उसको पर्सनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, और ये जो है एक तरीके से टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हु आर टर्म्ड एज ए नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब इंडिया में अगर देखा जाए, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स इकोनॉमिक के पर्पज़ से क्या होता है? तो नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन बोला जाता है जो कि इंडिया में रहता है, ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया। मतलब एक तो इंडिया में रहता हो, नॉर्मल रेसिडेंस की बात की जाए, और दूसरा जो है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे हो, किससे एसोसिएटेड हो, तो वो इंडिया से अगर एसोसिएटेड हो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और ऑर्डिनरली जो है इंडिया में रिसाइड कर रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंस। अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति अगर 1 साल या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंस। और जो रेसिडेंस की बात इसमें की जा रही है तो इसमें सिटीजनशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक सिटीजन जो होता है, हो सकता है वो हमारा रेसिडेंट हो या ना हो, या कोई रेसिडेंट है तो वो भी हो सकता है कि वो हमारा सिटीजन है चाहे नहीं भी है। तो ये रेसिडेंट वाली जो चीज़ें हैं वो सिटीजनशिप से जो है टोटली मतलब जो है उसे मैच नहीं होती है, वो जो है उसके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो रेसिडेंट की बात की जाए तो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से एसोसिएटेड है और साथ साथ जो है वो इंडिया में रह रहा है, इकोनॉमिक उत्पादन दे रहा है। अ पर्सन हैज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया इफ़ ही कैरीज आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई व्यक्ति का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम कैसे मानेंगे कि इंडिया से एसोसिएटेड है? तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया में वो कर रहा है और सिग्निफिकेंट लेवल पे कर रहा है, अगर कंपेयर किया जाए उसके वेल्थ और इनकम के, तो उसके हिसाब से वो जो है उस लेवल तक कर रहा है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे कि इकोनॉमिक जो है इंडिया की मतलब इकोनॉमिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हम और भी क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई इंडियन व्यक्ति, जैसे इंडिया की कोई एम्बेसी यूएसए में है, यूरोप में है, तो इंडिया का कोई व्यक्ति उस एम्बेसी में काम कर रहा है, तो उस जैसे एम्बेसडर हुआ, चाहे और भी उसके ऑफिस के स्टाफ वगैरह हो गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट ही बोलेंगे। उसी तरीके से अगर कोई फॉरेन सिटीजन जो है इंडिया में कार्य कर रहा है और किस बेसिस पे काम कर रहा है, मोर देन 1 ईयर हो गया है, तो उसको भी हम जो है अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोलाइड हो रहा है इंडिया में, तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। हाउएवर जो फॉरेनर्स जो है इंडिया में आते हैं किस पर्पज़ से? मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ से, स्टडी के पर्पज़ से, तो उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलते हैं। इसके बजाय इसके कि अगर वो 1 साल से भी ज़्यादा रहते हैं तब भी हम उनको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलते हैं, जब तक कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह इंडिया में कोलाइड ना हो। तो नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है? तो एक तो जो फॉरेनर्स जो है इंडिया के मतलब इंडिया में वर्क करते हों, जैसे इंडियन एम्बेसी में जो है अब्रॉड में, जैसे इंडिया का कोई एम्बेसी यूएसए में है और वहाँ पर जो है फॉरेन नागरिकों को वो अगर रोज़गार दिया गया है तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं काउंट होगा।
फिर जो है फॉरेनर्स, जैसे किसी इंडिया में कोई ऑफिस है, WHO का ऑफिस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑफिस है, तो अगर कोई फॉरेनर्स यहाँ पे वर्क करता है तो भी जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट में काउंट नहीं होगा, भले वो ऑफिस इंडिया में लोकेटेड है। फिर एम्बेसडर जो है किसी दूसरे कंट्री का पोस्टेड है इंडिया में, तो भी वो जो है नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। और फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वर्किंग इन फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, और 1 साल से कम के टाइम के लिए जो है कोई टेक्निकल एक्सपर्ट विदेश का जो है अगर वो कार्य करता है इंडिया में, तो भी वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा। तो ये हमने जो है नॉर्मल रेसिडेंट समझा कि किस तरीके से जो है इनका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से हमारा GDP GNP जो है कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट है अपना कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, इसको ऐसे समझते हैं कि ये कैपिटल हुआ 100 रुपये। 100 रुपये हम किसी जगह पे लगा रहे हैं तो हमारा आउटपुट हो रहा है 120 रुपये, ठीक है। फिर हमने 200 रुपये लगाया तो हमारा उत्पादन कितना होना चाहिए, 240 रुपये होना चाहिए। तो इस रेशियो में कितना कैपिटल लगाने की वजह से हमारा आउटपुट कितना है, उस रेशियो को हम बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। फिर दूसरा चीज़ ये है कि हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है अगर कम है, सपोज दैट कि हमारा अगर 100 रुपये पे हम 120 रुपये का आउटपुट दे रहे हैं, दूसरी एक कंपनी जो है वो 90 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट से 120 रुपये का आउटपुट दे रहा है, तो अच्छा कौन सा है, ये 90 वाला जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा बेटर है। हम 8 घंटा अगर पढ़ते हैं और 100 पेज याद करते हैं, और कोई व्यक्ति 6 घंटा पढ़ता है और 100 पेज याद करता है, तो आउटपुट किसका अच्छा है, रेशियो किसका अच्छा है, सूटेबिलिटी एफिशिएंसी किसकी अच्छी है। 6 घंटा पढ़ के 100 पेज, 90 रुपये का इन्वेस्टमेंट के बाद जो है 120 रुपये का आउटपुट जो निकाल रहा है, तो उसका जो है आउटपुट जो है कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो एफिशिएंसी ज़्यादा दिख रही है। तो ये हमको एक तरीके से एफिशिएंसी बताता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, ए अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट। 1 यूनिट ऑफ द आउटपुट को जो है प्रोडक्शन करने के लिए हमको कितना अमाउंट जो है कैपिटल जो है लगाना पड़ा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, वही हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। कैपिटल के अगेंस्ट में आउटपुट को जो है हमारा जो डिवीजन करते हैं उससे हमारा ये निकलता है। अगर अलग शब्दों में देखा जाए तो ये एक तरीके से रिलेशनशिप दिखाता है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उसके अगेंस्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको हम बोला जाए GDP में ग्रोथ कितना जो है दिख रहा है अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही बात है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो हम इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हमारा इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रहा है, उसको हम एक तरीके से कैपिटल आउटपुट रेशियो के रूप में जो है मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर 1000 रुपये इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट, मतलब 1 लाख रुपए जो है हमको 100 यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्शन, मतलब जो है 100 यूनिट बनाने के लिए अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हो गया हमारा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा जा गया 1000। कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हो गया, 1000। अगर हम 50,000 रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और 100 यूनिट बनाते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो गया हमारा, 500 हो गया। तो इस तरीके से जो हाइयर जो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाता है उसमें क्या है, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। मतलब जितना ज़्यादा हम पैसा लगाएंगे और उसके हिसाब से अगर कैपिटल लगाने के बाद हमको अगर उसका आउटपुट मिल रहा है, तो हमको ये लेस एफिशिएंसी बताता है, लेस प्रोडक्टिविटी बताता है, जो कि इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इकोनॉमी के लिए सही क्या है, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो हमेशा डिजायरेबल है, वो हमारी ज़रूरत है। और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है कि हम कितना पैसा बढ़ाते हैं तो उसके रेशियो में हमारा उत्पादन कितना बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कितना बढ़ जाता है। तो ये ICOR कितना क्या बताता है, ये इंडिकेट करता है कि एडिशनल यूनिट ऑफ द कैपिटल और इन्वेस्टमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट, मतलब एक एडिशनल आउटपुट जो है यूनिट हमको प्रोडक्शन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, ये हमको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है। लो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है हमेशा डिजायर्ड है, हमेशा रिक्वायरमेंट है। लो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमको एफिशिएंसी बताता है, प्रोडक्टिविटी बताता है। टाइप्स ऑफ गुड्स देखा जाए इकोनॉमिक्स में, अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में देखते हैं तो पहला आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स उस गुड्स को बोलते हैं जो कि प्राइमरीली यूज किया जाता है एज ए इनपुट। इनपुट कहाँ पे, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में किसी मटेरियल का इनपुट के रूप में यूज करना, किसी गुड्स का इनपुट के रूप में यूज करना, वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। सेकेंडरी स्टेज में जब इंटरमीडिएट गुड्स जो आते हैं, वो गुड्स जो कि अंडरगॉन प्रोसेसिंग, मतलब जो है प्राइमरी स्टेज से जो है प्रोसेसिंग होकर के जो है जो प्रोडक्ट फिर से दोबारा प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम आता है एज ए इनपुट, तो हम उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स भी जो है फाइनल गुड्स बनाने के लिए एक तरीके का इनपुट ही होता है, एक तरीके का फिनिश्ड रॉ मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं, उसके रूप में जो है इंटरमीडिएट गुड्स का यूज करते हैं। तीसरा हो गया फिनिश्ड और फाइनल गुड्स, मतलब जो है जो भी इनपुट्स वगैरह हम यूज करके प्रोसेस करके फाइनल कंज्यूमर तक जो पहुंचा देते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स।
रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के बीच में आ गया एक कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि हम समझ लीजिए कि ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या हुआ, व्हीट हुआ, फ्लोर हुआ, रॉ मटेरियल जिसमें हम बोलेंगे रॉ मटेरियल। लेकिन इस जो है फ्लोर को हम किस में बनाते हैं, ओवन में बनाते हैं। तो जो ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, वो हमारा जो है कैपिटल गुड्स हो गया। स्टील का यूज करते हैं कार के बनाने में, तो स्टील यहाँ पर हो गया हमारा रॉ मटेरियल फॉर द कार मेकिंग। लेकिन जो है कार बनाने के लिए जो मशीनरीज वगैरह जो है स्टील का यूज करके, जैसे स्पिनर्स वगैरह जो होते हैं वो यूज करते हैं, तो वो हो गया हमारा कैपिटल गुड्स। तो ये जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हमको कैपिटल गुड्स जो हेल्प करते हैं। दे आर ड्यूरेबल एंड वेयर आउट ग्रेजुअली। दे इंक्लूड टूल्स, बिल्डिंग व्हीकल्स, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। फिर कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं, तो गुड्स लाइक फूड्स एंड क्लॉथिंग, सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेस्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। जो अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा जो है यूज करने वाला प्रोडक्ट जो है, और क्लॉथिंग, फूड्स जो है, सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन में यूज होता है, तो हम उसको बोलते हैं कंजप्शन गुड्स। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऐसा दिया हुआ है। गुड्स का क्लासिफिकेशन देखा जाए इस चार्ट के माध्यम से, तो पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है इंटरमीडिएट, तीसरा है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को जो है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिवाइड किया गया है। कैपिटल गुड्स जो कि एक तरीके से जो है प्रोडक्शन में जो है हमको हेल्प करता है, एज ए मशीनरी, एज ए इन्वेस्टमेंट्स, एज ए टूल्स। कंजम्पशन गुड्स में जो है दूसरा दो टाइप के हो गए, एक ड्यूरेबल गुड्स और एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो इस टाइप से जो है गुड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि कैपिटल गुड्स क्या इंटरमीडिएट गुड्स होता है, अगर नहीं होता है तो डिफरेंस क्या है। तो क्या सभी जो कैपिटल गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो देखा जाए तो कैपिटल गुड्स सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। इन द सेंस फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, तो उसके बनाने में जो है हमको कैपिटल गुड्स जो है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। दे देमसेल्व्स डोंट गेट ट्रांसफॉर्म, मतलब वो जो है खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, खुद जो है मतलब प्रोसेस होकर के दूसरे रूप में नहीं चले जाते हैं। दे रिमेन दियर ओरिजिनल, जो है जो मतलब जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। दे रिमेन विथ दियर प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और मैन्युफैक्चरर के साथ जो है वो रहते हैं अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। तो कैपिटल गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लो वर्सेस स्टॉक। अभी हम क्या है कि जब जीडीपी को हम पढ़ रहे हैं तो जितने भी मतलब जो टर्म्स वगैरह आते जा रहे हैं उसको हम जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लो वर्सेस स्टॉक की बात की जाए तो फ्लो वो होता है एक तरीके से रनिंग टाइप का। तो इसके अंतर्गत जो है जो भी हमारा जो पोजीशन है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में जो है हम जो है कुछ कैलकुलेशन करते हैं, हम डेटा जो है शेयर करते हैं। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन जो है हम ईयरली जो है उसको शो करते हैं। जब स्टॉक पोजीशन की बात की जाए तो इसको डिफाइन किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम, इन द सेंस कि मेरे पास अगर 100 रुपये है तो एक ये चीज़ होता है कि मेरा 100 रुपये जो है 31 मार्च को 100 रुपये मेरे पास है, तो ये 31 मार्च जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो है वो बात की गई है। तो कोई भी एसेट्स जो है वैल्यू होती है, इन्वेंट्री होती है, उसको जो हम स्टॉक की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली एक डेट पे हम बताते हैं। और जब फ्लो की बात करते हैं इन द सेंस जी कि मेरा कि ये एक सैलरी है वो सालाना कितनी सैलरी है, या हमने कितना प्रोडक्शन किया इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो वो जो है वो हमको फ्लो बताता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसके साथ हमने जो है कुछ जो है हम नेशनल इनकम जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो है जो वेरियस टर्म्स वगैरह थे उसको समझने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम नेशनल जीडीपी के कैलकुलेशन करके क्या क्या माध्यम होते हैं, किस किस बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है और की डिफरेंसेस क्या होते हैं अलग अलग कैलकुलेशन के मीडियम के, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।